Namaste and welcome to the fresh episode of Bodhi News 26th December, precise and time-saving news analysis. संक्षिप्त व सारगर्भित समाचार विश्लेषण के 26 दिसंबर के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल की तरफ से प्रस्तुत बोधि समाचारों में आपको हम गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण प्रदान करते हैं। आप प्रोफेशनल हों, होम मेकर हों, स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हों या किसी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, बोधि समाचार विश्लेषण आपकी इस यात्रा को बेहद सुगम और सरल बना देता है। ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। अलग अलग स्रोतों से हम आपके लिए लेख लेकर आए हैं। कंटिन्यूइंग विद अ पॉलिसी ऑफ रोटेटिंग एंड मिक्सिंग विजडम एंड नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, वी आर रेडी विथ द एजेंडा फॉर टुडे। हाउ बोधि न्यूज एनालिसिस इज डिफरेंट, इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके लिए हमारी टीम पूरी तरह मेहनत करते हुए इन 6 चीजों का ध्यान रखते हुए सब कुछ करती है। The effort is to give you a perspective that is far different from mere parroting of facts and something which requires years of experience in connecting the dots so that the hidden patterns can emerge. Stay with us for a while and you will realize how you will start seeing hidden patterns, or as is commonly called, the wisdom between the lines. The 4 editorials for analysis today, आज के 4 संपादकीय लेख विश्लेषण हेतु। Doing the right thing. Don't let the bed bugs bite. Pivot to the east. Can punishment change human behavior? ये 4 संपादकीय लेख इन 4 अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए हैं। 4 तो नहीं, 4 से कहीं ज्यादा। पहला हमारा लेख वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, अलेप्पो, सीरिया और भारत का रोल इससे संबंधित है। दूसरा डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण और साइबर सुरक्षा के खतरों से संबंधित है। तीसरा भारत की पूर्व की ओर देखो नीति को जो अब इवॉल्व करने का समय आ गया है उससे संबंधित है। और चौथा सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड का लेख है जो यह बताता है कि दंड देने के विधान में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता आ गई है। क्यों, समझेंगे। आर वी रेडी? लेट्स कमेंस अ जर्नी। बोधि न्यूज नोटबुक तैयार रखिए ताकि हर बिंदु आप लिखते चलें। यदि आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, यू विल हैव टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स, एंड दैट कम्स ओनली थ्रू वीक्स एंड मंथ्स ऑफ रिगरस प्रैक्टिस which may initially look and feel tedious, but there is no alternative really. Doing the right thing from world politics, Indian politics, diplomacy, humanitarian concerns, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हमारा ये लेख और विश्लेषण आपके लिए प्रस्तुत है। यह है वो पूरा लेख। इसका स्रोत हम आपको पहले ही बता चुके हैं और इस लेख में अब हम बारीकी से जाएंगे। वी विल नाउ गो डीप इनटू इट एंड ट्राई एंड एनालाइज द मैसेज दैट दिस आईएफएस ऑफिसर रिटायर्ड इज ट्राइंग टू गिव अस। This article basically criticizes India's total silence on the humanitarian tragedy unfolding in Syria. इस लेख में भारत सरकार का सीरिया में हो रही मानवीय त्रासदी के प्रति जो एक ठंडा रुख है और जो चुप्पी है उसकी आलोचना है। Our indifference is not justifiable. लेखक ये कहता है कि भारत सरकार की उदासीनता बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। तो यदि भारत सरकार उदासीन नहीं रहेगी, इनडिफरेंट नहीं रहेगी, तो ऑब्वियसली 2 ऑप्शंस क्या हैं? या तो मिलिटरीली इन्वॉल्व हो जाओ या फिर अंतरराष्ट्रीय फोरा में, फोरम का प्लूरल फोरा, आप अपना विरोध दर्ज कराओ। यही 2 ऑप्शंस होते हैं। सेकेंड, इंडिया हैज टू स्ट्राइक अ बैलेंस, नॉट गेटिंग टू इन्वॉल्व्ड इन डिस्टेंट लैंड and maintaining a human approach towards human disaster, humane approach towards human disaster. ऑथर इस बात को समझते हैं, वे खुद एक बहुत बड़े अफसर रहे हैं। वे कहते हैं भारत अपना रुख संतुलित रखे, दूर दराज के क्षेत्रों में अधिक दखल अंदाजी नहीं करे और
मानवीय आपदाओं के प्रति एक मानवीय दृष्टिकोण उसके बाद भी बनाए रखे, बिकॉज इंडिया रियली कैन नॉट अफोर्ड its involvement into areas which are hundreds or thousands of miles or kilometers away। तो दूर दराज के क्षेत्रों में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हम न तो इकोनॉमिकली न मिलिटरीली लंबे समय तक ही अफोर्ड कर पाएंगे। यूनाइटेड नेशन में पीस कीपर्स भेजने की बात बिल्कुल अलग हो जाती है, और हमें एक ह्यूमेन अप्रोच यानी मानवीय दृष्टिकोण तो बनाए रखना ही रखना है। दैट इज वॉट इंडिया इज नोन फॉर। इंडियाज नॉन अलाइन मूवमेंट नैम वॉज क्लियर दैट 1 and 2 ये बताते हैं कि दो दृष्टिकोणों से भारत का गुटनिरपेक्ष आंदोलन बिल्कुल स्पष्ट था। पहला, इंडिया विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ एनी कैंप, नाइदर द अमेरिकन कैंप नॉर द सोवियत कैंप। न तो पश्चिमी पूंजीवादी गुट और न ही पूर्वी साम्यवादी गुट में भारत अंदर घुस के हिस्सा बनेगा। हम दोस्ती बना सकते हैं लेकिन हम एलाय नहीं बनेंगे। wherever peace was threatened, India wouldn't remain silent। दूसरा यह था कि जहां कहीं भी शांति खतरे में होगी, भारत वहां खामोश नहीं रहेगा। National interest has to come at the top as there would be no bigger immediate need or reason। ऑथर ये भी समझते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने कहा, किसी भी दशा में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को दोहरे स्तर पर नहीं देख सकता। वो सर्वोपरि होंगे, दे विल ऑलवेज रिमेन ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू अस, क्योंकि उससे बड़ा तात्कालिक आवश्यकता तो कुछ है ही नहीं। 134 करोड़ भारतीयों के हितों को अनदेखा करना, इससे बड़ी मूर्खता तो हो नहीं सकती। सीरिया फैक्ट्स, उसके बाद वो धीरे धीरे गहराई से बताते हैं कि सीरिया में हुआ क्या है। ये आपको अलग अलग स्तरों पर परीक्षाओं में, ग्रुप डिस्कशन में काम आ सकते हैं फैक्ट्स। हमेशा याद रखिए, फैक्ट्स आपके तर्कों को मजबूती प्रदान करते हैं। When you use certain facts and numbers and hopefully you use the correct ones, they end up giving a lot of factual basis to your otherwise emotive answers। 6th year of the war, 6 वर्ष हो गए सीरिया में युद्ध चल रहा है। अरब स्प्रिंग से शुरू हुआ था। 4 lakh dead, millions displaced, 4 लाख लोग तो अभी तक काल के ग्रास में समा चुके हैं और 10 लाख पूरी तरह से विस्थापित हो चुके हैं। एंटायर जनरेशन ऑफ किड्स इज ruined। छोटे छोटे मासूम बच्चों की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। प्राइसलेस हेरिटेज डिस्ट्रॉयड, बहुमूल्य विरासतें नष्ट हो चुकी हैं। एवरी रीजनल पावर हैज गॉटन इन्वॉल्व। सबसे बड़ी जो दुखद त्रासदी है वो ये कि सीरिया के लोग और वहां की सेना और विद्रोही तो सब साइड में रह गए। हर क्षेत्रीय ताकत इस दंगल में कूद पड़ी है। 6th, छठा बिंदु, अब ऐसा लग रहा है दैट डीथ्रोनिंग मिस्टर बशर असाद इज नॉट अ प्रायोरिटी एट ऑल, रादर डिफीटिंग द इस्लामिक स्टेट इज द टॉप एजेंडा। बशर असद साहब को राष्ट्रपति पद से सीरिया के हटाना तो अब मुख्य मुद्दा रहा ही नहीं है। अब तो मुख्य मुद्दा हो गया है कि इस्लामिक राज्य को किसी भी तरह से हटाया जाए। 7th, ऑथर समझते हैं और कहते हैं कि डेफिनेटली इंडिया कैन नॉट डू एनीथिंग देयर मिलिटरीली, बट कंटिन्यूड इंस्टेबिलिटी विल हार्म इंडिया इन द लॉन्ग रन। हेंस इंडिया शुड एटलीस्ट स्पीक अप। हम वहां की अस्थिरता में कुछ भी ऐसे भौतिक रूप से दखल तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, न देना चाहिए, लेकिन यदि अस्थिरता बहुत लंबे समय तक बनी रही तो भारत को ही चोट पड़ेगी। आतंकी यहां वहां फैलेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, और अस्थिरता कभी अच्छी नहीं होती है। अतः भारत बोले, कहां बोले? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोल सकता है। एज अ मेंबर ऑफ द यूएनएससी अर्लियर, पहले भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं वो था। At that time, the Somalian civil war issue had come up and India had wholeheartedly supported it, although that UN action ultimately proved ineffective in Somalia। तो यदि भारत पूर्व में जब वो अस्थायी सदस्य था सुरक्षा परिषद का, तब सोमालिया के गृह युद्ध के परिप्रेक्ष्य में उसने आपत्ति दर्ज करा के यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन का समर्थन किया था, हालांकि उससे कुछ फाइनली सोमालिया में फर्क पड़ा नहीं, तो भारत आज भी तो कुछ कर सकता है। कोर प्रॉब्लम यह है, मुख्य समस्या यह है, अब सीरिया में लड़ाई जीरो सम गेम बन के रह गई है। कोई भी जरा सा भी ग्राउंड छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी से क्या मतलब? सारे गुटों को यदि आप एक हेलीकॉप्टर व्यू में देखें तो एक तो हो जाएगा प्रो रेजिम बशर असद साहब और उनसे जुड़े हुए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करने वाले, सो दैट्स अ प्रो रेजिम कैंप।
many members in that, and then you have the anti-regime camp, और एक शासन विरोधी पक्ष है, उसमें भी अनेकों रंग के कलाकार घुसे हुए हैं, और तीसरा है इस्लामिक स्टेट, वो अपने अलग ही झंडे के तले चल रहा है. फाइनली व्हाट कुड इंडिया हैव डन? भारत कर क्या सकता था, जो मेन मुद्दा है इस पूरे लेख का. We could have tabled a resolution in UNSC denouncing Syrian killings while remaining totally neutral towards all the parties involved in order not to antagonize any one of them. Now, a joint Franco-Russian draft resolution for deploying observers for the Aleppo evacuation is through, and we must at least go ahead and welcome it. अच्छा पॉइंट है, बहुत ही नुआंस्ड पॉइंट कह रहे हैं ऑथर. देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो सीरियाई हत्याएं चल रही हैं उसकी भर्त्सना करने वाला एक प्रस्ताव आया, तो भारत उसका समर्थन तो कर ही सकता है या रख सकता है, और किसी भी पक्ष के प्रति बिना झुके हुए करना चाहिए. अब वहां पर फ्रांस और रूस का संयुक्त मसौदा प्रस्ताव जो पारित हुआ है एलेप्पो से लोगों को बाहर निकालने से संबंधित, उसमें ऑब्जर्वर नियुक्त करने के लिए, क्योंकि ये पिंग पोंग खेल की तरह कभी होता है कभी नहीं होता है. एलेप्पो का इवैक्यूएशन जो कि बहुत बड़ी मॉडर्न हिस्ट्री की ट्रेजेडी बन के रह गया है, भारत कम से कम उसका स्वागत तो करे. आई होप इस जटिल मुद्दे पर ये नुआंस्ड पॉइंट्स आपको समझ में आ गए. कृपया ध्यान रखें, सीरिया क्राइसिस पर बोधि बूस्टर पोर्टल के news.bodhibooster साइट पर, अर्थात बोधि न्यूज साइट पर आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी. कृपया उसे डाउनलोड कर लीजिएगा. यह है बोधि रिसोर्सेज पेज, bodhibooster.com/p/bodhiresources.html. यहां जाकर आप अलग अलग संसाधन, आज के लिए सीरिया का पीडीएफ अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा. उसके बारे में, सीरिया के बारे में काफी सारी जानकारी इसमें आपको मिल सकती है. आई होप दैट इज क्लियर. तो ये सीरिया पर भारत के डिप्लोमेसी की फेलियर को हाईलाइट करता हुआ लेख था. संभावित परीक्षा के प्रश्न ऐसे टाइप दो आपको बता देता हूं. स्क्रीन पर आप अंग्रेजी में देख ही रहे हैं. अपने सामरिक हितों की रक्षा मानवीय चिंताओं के बीचों बीच करते हुए कोई भी राष्ट्रीय सरकार किस प्रकार के दबाव महसूस करती है? पहला सवाल. द सेकेंड वन इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश. यदि आपके पास सीरिया के युद्ध को समाप्त करने की शक्ति होती तो आप क्या करते और कैसे करते? आई होप बोथ आर क्लियर. लेट अस मूव ऑन. Here is the article that we have brought for you on demonetization and cyber security. विमुद्रीकरण और साइबर सुरक्षा पर बहुत गहराई से नजर डालता हुआ बेहद खूबसूरत आर्टिकल है जो हमें बताता है कि किस प्रकार शायद हमने साइबर सिक्योरिटी में गलत दिशा ले ली है. Demonetization as an issue has thrown up a lot of skeletons in the closet, and it is forcing the entire system to take a very cold and objective look at itself. Bodhi News can only hope that the system not only takes a cold and objective look at itself, it also ends up enacting an action plan to rectify its shortcomings. Otherwise, we have had it. देखिए, लेख ये कहता है, the article focuses on the dangers of poor cybersecurity norms for the sake of customer convenience and goes on to say that convenience of customers cannot come at the security of their money. लेख ये कहता है कि ग्राहकों की सुविधा उनके धन की सुरक्षा की कीमत पर नहीं की जा सकती. सुविधा दीजिए लेकिन सुरक्षा की कीमत पर नहीं, अदरवाइज कुछ बचेगा ही नहीं. On 6th of December, the RBI relaxed the additional factor authentication AFA brought in 2009, the OTP system basically, for internet-based transactions less than rupees 2000. This is very dangerous. ऑथर को बहुत चिंता है कि 2009 से जो दो कारक प्रमाणीकरण यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम आरबीआई लेकर आया था, विमुद्रीकरण के बाद के दबाव के चलते और मांग के चलते 6 दिसंबर को आरबीआई ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन
हटा दिया। सो नाउ यू डोंट नीड अ टू फैक्टर ऑथिंग फॉर ट्रांजैक्शंस लेस देन ₹2000। तो ये आरबीआई ने सोच समझ के ही किया होगा। ऑथर कहते हैं बिल्कुल नहीं। हुआ यह है that after demonetization of 8th of November, the number of transactions less than ₹2000 has gone up drastically, and people instinctively assume that RBI is protecting their data fully. Does the RBI even realize that? विमुद्रीकरण के बाद से 2000 रुपयों से कम के लेन देन में बहुत भारी वृद्धि हुई है और लोग तो ये मान के चल रहे हैं कि आरबीआई उनकी जानकारी को सुरक्षित रख ही रही है। क्या आरबीआई को यह अंदाजा है कि लोगों का भरोसा पूरी तरह से उस पर टिका हुआ है और एक बड़ी गलती इसे तोड़ सकती है? Online identity theft using phishing, keyboard logging, man-in-the-middle attacks and other methods is increasing throughout the world. लेखक ये चेता रहे हैं आरबीआई को और भारत के ग्राहकों को जो टीएफए से शायद नफरत करते हैं छोटे अमाउंट्स के लिए, क्योंकि इनकन्वीनियंट होता है सो कॉल्ड प्रोसेस में एक स्टेप बढ़ने की वजह से, कि भैया फिशिंग, कीबोर्ड लॉगिंग, मैन इन द मिडल हमले, इन सब के प्रयोग से साइबर हैकर्स के लिए ऑनलाइन आइडेंटिटी चुराना एक आम बात हो गई है। तो अमेरिका में क्या स्थिति है? अमेरिका इज द आइकन ऑफ कैपिटलिज्म and the hotbed of all technology, especially financial technology. So we can take America as a good role model. Let's see. In the US, the National Institute of Standards and Technology has started thinking of actually not using mobile SMS for TFA as SMS is too risky. Our RBI has taken the reverse direction. अमेरिका में जो NIST है, वहां का राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान, वो ये कह रहा है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होना ही चाहिए और उसमें एसएमएस से तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उसको भी हैक करने के तरीके लोगों ने निकाल दिए हैं। भारत में आरबीआई कह रहा है ये होना ही नहीं चाहिए 2000 से कम में। तो ये बिल्कुल उल्टी दिशा है। तो सही कौन है, गलत कौन है? यूएस is strengthening the TFA, not diluting it. RBI has already diluted it by allowing banks to offer payment authentication services through Visa and MasterCard-like networks rather than payment gateways. आरबीआई ने टीएफए को पहले से ही डाइल्यूट यानी शिथिल किया है, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे नेटवर्क के माध्यम से वो बोल रहा है आप कर लो, बजाय पेमेंट गेटवे के थ्रू। और इसके जरिए यह प्रॉब्लम आएगी कि एक कस्टमर की लॉगिन क्रेडेंशियल उसका एकमात्र सुरक्षा कवच बचेगा। A customer can opt out of TFA by registering one time on the network and then do all the subsequent transactions. So now only login details are needed for any hacker to cyber hack into a customer's account. And how many Indians are really cautious and careful about securing their login credentials? भारत में कितने लोग वाकई में लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम पासवर्ड को सिक्योर बना के रखने के प्रति सचेत हैं, क्योंकि अब तो सिर्फ उसी की आवश्यकता है। These networks are like online wallets, Paytm and MobiKwik, लेकिन इनमें कुछ खतरे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। RBI notification of August 2016 very clearly mentions that loss of credential is customers' responsibility. अब इसमें एक तरह से आरबीआई ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया है। उसने कहा है कि भाई अपना यूजर नेम पासवर्ड आप खो दोगे, वो आपका हेडेक है, हमारा नहीं है। और उसके अलावा आरबीआई ने सुरक्षा के लिए एक काम किया था, और वो ये रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पर डे। एक तरह से डैमेज कंट्रोल के लिए प्रतिदिन आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इस पर आरबीआई ने एक लिमिट लगा दी है। लेकिन ये तो डैमेज कंट्रोल है ना, प्रिवेंशन थोड़ी ही है। इन 2016 32 लाख डेबिट कार्ड्स ऑफ 19 बैंक्स वर ब्रीच्ड। अब ये तो सभी को पता है, कुछ ही महीने पहले एक बहुत बड़ी दुर्घटना में 32 लाख डेबिट कार्डों के डेटा चोरी हो गए थे। ये मुद्दा ज्यादा उछला ही नहीं, क्योंकि कोई बैंक आगे बढ़कर रिपोर्ट ही नहीं करना चाहता, सबके नाम दांव पे लगे होते हैं, देयर रेपुटेशन इज एट स्टेक। लेकिन यदि ये हो सकता था तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है। ये हुआ कैसे था? द मैलवेयर हैड अफेक्टेड हिताची पेमेंट सिस्टम्स फर्स्ट। ये वो कंपनी है जो सारी एटीएम मैनेजमेंट देती है। उस वक्त लीपापोती के अलावा कुछ भी बड़े आमूलचूल संस्थागत परिवर्तन साइबर सिक्योरिटी के लिए किए ही नहीं गए। तो यह है वो समस्या जो ऑथर बता रहे हैं। फाइनल मैसेज, अंतिम संदेश ऑथर का यह है, इंडिया इज वेटिंग फॉर अ मेजर सिक्योरिटी डिजास्टर एनी डे नाउ। इन शब्दों में इन्होंने नहीं कहा, ये हम कह रहे हैं। Post demonetization, it will be enough to destroy people's confidence in cashless economy.
यदि ऐसा हुआ तो एक लेस कैश या कैशलेस इकोनॉमी में लोगों का भरोसा जो अब बनना शुरू हो गया है वो बहुत बुरी तरह से हिल सकता है। लोगों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है और आरबीआई को इस बारे में गहराई से सोचने की आवश्यकता है। सो दिस is an article which warns us against quick fix solutions in financial technology systems and requires all stakeholders to contribute meaningfully. इससे भी संबंधित एक पीडीएफ आप कृपया रिसोर्सेस पेज पर जाकर अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके दो अंग्रेजी में प्रश्न दिख रहे हैं। अब इनको मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। पहला प्रश्न, क्या भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वो सभी समुचित सुरक्षा उपाय किए हैं जिनकी मदद से किसी भी बड़े साइबर अटैक यानी साइबर हमले से बचा जा सके? दूसरा सवाल, भारत के नागरिकों को वित्तीय लेन देन ऑनलाइन करने के प्रति सचेत करने के लिए और क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? आई होप द टू क्वेश्चंस आर क्लियर। Pivot to the East deals with India's geostrategic imperatives. भारत के भू सामरिक, भू राजनीतिक अब मजबूरियां, आवश्यकताएं और जरूरतें क्या हैं, उस पर यह एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव और कोल्ड आर्टिकल है जो यह बताता है कि अब भावनात्मक रूप से चलने से कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो आइए इसे समझें। To be relevant in the 21st century, India must establish its presence in the Indian Ocean. 21वीं सदी में यदि भारत को रेलेवेंट बने रहना है तो भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी का पूरा पूरा एहसास कराना होगा। The article talks about the need for India to keep its interests paramount, be dynamic in diplomacy and establish a strong presence in the Indian Ocean region. लेखक ये कहते हैं कि भारत को अपने हितों को शीर्ष पर रखते हुए, कूटनीति में गतिमान रहते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत बड़ी उपस्थिति बनाने का समय आ गया है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और क्योंकि 21वीं सदी में अटलांटिक ओशन मुख्य केंद्र बिंदु विश्व राजनीति का न रहते हुए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मुख्य केंद्र बिंदु होगा, तो भारत बहुत बड़ा खुद का नुकसान कर बैठेगा यदि ऐसा नहीं किया तो। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक क्लासिक थॉट, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ये बात अंग्रेज स्टेट्समैन लॉर्ड पामस्टन ने एक बार कही थी। हेंस इंडिया हैज जीरो स्कोप फॉर रोमांटिसिज्म। एक बहुत बड़ी सोच अंतरराष्ट्रीय राजनीति की ये कहती है कि यहां कोई भी स्थायी मित्र शत्रु नहीं है, केवल स्थायी हित होते हैं। अंग्रेज राजनीतिज्ञ लॉर्ड पामस्टन ने एक बार कहा था, इसलिए भावात्मकता यानी रोमांटिसिज्म का कोई स्थान नहीं है। तो ये स्टेटमेंट्स आप याद रखिएगा, इन पर परीक्षाओं में निबंध पूछे जा सकते हैं और आप इनको बहुत अच्छे से अपने लेखों में यूज कर सकते हैं। द सेंटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स अर्थात पावर एक्सेस, शक्ति की धुरी, सत्ता की धुरी, इन द 20th सेंचुरी वॉज अटलांटिक पैसिफिक रीजन। पहले अटलांटिक और प्रशांत महासागर क्षेत्र थे, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, क्योंकि यूरोप, अमेरिका और जापान पैरामाउंट थे। अब तो ये बदल रहा है। इन द 21st सेंचुरी इट विल बी द इंडियन पैसिफिक रीजन। दिस इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट। अब एक विवर्तनिक परिवर्तन ये आ रहा है कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर ही अंतरराष्ट्रीय सत्ता के संघर्षों की धुरी बन सकते हैं। 20th सेंचुरी पावर अलायंसेस, ऐसा क्यों हुआ, इस विषय में गहराई से जाते हुए ऑथर कहते हैं, सबसे पहले नैम, कॉमनवेल्थ, ईयू और नेटो आर आइदर डेड और अबाउट टू डिपार्ट। वो ये कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, राष्ट्रमंडल संगठन यानी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ईयू यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ, और नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अंध महासागर संधि संगठन, जो कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या तो मृत हो चुके हैं या मरने वाले हैं।
इसमें मैं इनसे पूरी तरह यकीन नहीं, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता। आई डू नॉट अग्री विथ हिम कंप्लीटली, क्योंकि नेटो में डिपार्ट वेरी सून सीम्स वेरी वेरी डिबेटेबल, एंड एक्चुअली यूरोपियन यूनियन में एंड अप आउटलास्टिंग अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी वी विल नॉट टोटली राइट ऑफ EU and NATO. One doesn't know. They may actually sustain themselves for many more years, perhaps even decades, and they may collapse tomorrow. One doesn't know. So that is a part we are not totally unanimous on, but the rest is fairly okay. एशिया, अब एशिया के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें बता रहे हैं कि क्यों ये सोच सही है। 45% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, बिल्कुल सही है। अब दुनिया की लगभग आधी आबादी यहां है। इन द इंडियन ओशन रीजन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कंटेनर ट्रैफिक एंड 33% ऑफ बल्क कार्गो एंड 40% ऑफ ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन हैपेंस। अब कंटेनर वो जिनमें जहाजों के जरिए सारा विश्व व्यापार, मर्चेंडाइज ट्रेड का सामान का लेन देन होता है, परिगमन होता है। तो यदि दुनिया का आधा कंटेनर यातायात इस क्षेत्र से गुजर रहा है तो महत्व खुद ही समझ लीजिए। 40% ऑफ ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन, समुद्र में जाकर जो तेल शोधन किया जाता है, 100 में से प्रति 40 बैरल इस क्षेत्र से निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टि से हिंद महासागर क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण है। अब छठा पॉइंट बहुत ही रोचक है। फिफ्थ के आगे ही हमने लिखा है, जगह नहीं होने की वजह से कई बार ऐसी सेटिंग स्क्रीन पर करनी पड़ती है। 2035 तक 50% पनडुब्बियां IOR पैसिफिक रीजन में चल रही होंगी। देखिए, सबमरीन्स आर बेसिकली स्ट्रेटेजिक वेपन्स ऑफ द नेवी, स्ट्रेटेजिक व्हीकल्स फॉर वॉर ऑफ द नेवी। किसी भी नौसेना के लिए पनडुब्बियां सबसे सामरिक वाहन होती हैं, क्योंकि वो महीनों तक अदृश्य समुद्र में घूम सकती हैं। अब तो कोई भी पनडुब्बी पूरी तरह अदृश्य नहीं है, क्योंकि ऐसी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज और रेडार टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो मोटे तौर पे तो पता कर ही लेती हैं। बट सबमरीन्स आर वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक, बिकॉज अ न्यूक्लियर टिप्ड सबमरीन कुड एक्चुअली चेंज द स्केल्स इन अ वॉर। तो उस लिहाज से ये फैक्ट दिया गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया वर्सेस चाइना, भारत बनाम चीन। ऑथर ये स्वीकार करते हुए कहते हैं कि आज विजिबली तो दिख रहा है कि चीन हमसे आगे हो गया है। चीन इज द ड्राइविंग सीट, होल्डिंग द ड्राइविंग सीट ऑफ RCEP। क्या है हमें बताइएगा कमेंट्स में। AIIB, ये कौन सा संगठन है हमें बताइएगा कमेंट्स में। ब्रिक्स, ये तो सभी को पता ही है, फिर भी बताइएगा। मेकिंग इट्स ओन OBOR, अब चीन अपना ही वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लेकर आ गया, जिसके तहत CPEC भी बना दिया है। एंड इट हैज बिल्ट अ नेवी ऑफ 300 वेसल्स ऑफ वेराइंग साइजेस वेरी फास्ट। तो 300 जहाजों का अलग अलग आकारों के नौसेना में उन्होंने बहुत जल्दी ही शामिल करके खुद को मजबूत कर लिया है। भारतीय नेवी का 2030 तक का टारगेट है 200 जहाजों का बेड़ा तैयार करना। और अब भारत जो मलाबार एक्सरसाइज हर साल करता है, तो मलाबार अभ्यास में अब US और जापान दोनों को भारत ने शामिल किया। तो भारत ऐसा नहीं है कि सो रहा है, नौसेना में आगे स्केल बढ़ाने का भी प्रयास है और विश्व की अलग अलग नौसेनाओं को खुद से जोड़ने का मलाबार एक्सरसाइज चल ही रहा है। मलाबार तट और कोरोमंडल तट, ये दो भारत के हैं। अमेरिका एंड ट्रंप हैज किल्ड द TPP। अब भारत के लिए जो एक अच्छी खबर है वो ये कि भाई अमेरिका ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को किल कर ही दिया। ट्रंप के अंडर जो ओबामा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से तो ये बहुत खतरनाक होता। अब इसमें से और क्या क्या हम सीख सकते हैं वो हमें और गहराई में जाके देखना है। 9th, इंडिया डेफिनेटली हैज एम्बिशंस, इट इज नॉट स्लीपिंग। Prime Minister wants India to be an influential and responsible global power, as has been articulated often in the public. इसका मतलब भारत इंसुलर नहीं रह सकता, अपने आप में संकीर्ण नहीं रह सकता। अब एक बहुत साइकोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा ऑथर ने उठाया है, एंड वी ऑल कैन अग्री विथ हिम ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। टर्मिनोलॉजी इज वेरी क्रिटिकल। शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण होती है। एशिया पैसिफिक इज वेरी 1960s-70s। ये जो एशिया प्रशांत शब्द है, ये 1960, 70, 75 तक तो बहुत रिलेवेंट रहा, क्योंकि तब जापान सबसे बड़ा प्लेयर था। अब हमें इंडिया पैसिफिक यूज करना शुरू कर देना चाहिए, भारत प्रशांत। मोदी के कुछ स्टेप्स ये बताते हैं, ये हमारे काम के हैं। ग्रेटर बायलैटरल विद नेशंस इन द IOR, मोदी जी ने हिंद
महासागर क्षेत्र में देशों के साथ बहुत सारे द्विपक्षीय संबंध बहुत तेजी से द्रुत गति से बढ़ाने शुरू किए हैं। क्लोजनेस विद आसियान साउथ पैसिफिक आइलैंड नेशंस ग्रुप ये उसी का हिस्सा है। प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल इन रीजनल डिस्प्यूट्स। तो ये सब चीजें अगले कुछ वर्षों तक जारी रहीं तो भारत के सामरिक हित बहुत हद तक एडवांस हो जाएंगे। 12th, globally, we are engaging with everyone, US, Russia, China, bilaterally without worrying about its impact on any one individual relationship because the evolving global strategic chessboard dictates that. I hope ये पूरा सार आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो आइए अब इस पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार को कौन से 5 कदम सतत रूप से उठाने चाहिए? दूसरा प्रश्न, पिछले 20 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में आए परिवर्तनों पर विस्तृत टिप्पणी करें। I hope these questions help you write at least some basic level essays in your own notebooks. बोधी समाचार नोटबुक बनाते चलिएगा, बहुत काम आएगी। ध्यान रखें, the playlist of all Bodhi news and analysis videos is available on our website Bodhi News। हमारी वेबसाइट बोधी न्यूज पर ये सब वीडियोस की प्लेलिस्ट एक ही जगह उपलब्ध है। ऊपर के मेन्यू में आप देख लीजिएगा। ऑल न्यूज वीडियोस में यदि आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट यहां मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा रिवीजन टूल है। तो यदि आप संडे को या महीने के अंत में कभी एक बार विस्तृत रिवीजन करते हैं तो इस तरह की प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। वैसे तो वर्चुअल का वेट होता नहीं है, लेकिन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? देन ऑल बोधी न्यूज श्रुतिज आर ऑल्सो सेपरेटली अवेलेबल। ध्यान रखिएगा, यदि आप ट्रैवलिंग करते समय ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको श्रुतिज भी अवेलेबल हैं। इन्हें आप आराम से हेडफोन्स लगा के सुन सकते हैं और अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कंटेंट पीडीएफ्स जो हम हफ्ते में 4 से 5 बार बोधी समाचार लाते हैं, तो हर कंटेंट का पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलता है अपनी लाइब्रेरी। बिल्कुल सिंसियरली बनाते चलिएगा, देखते ही देखते बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। कैन पनिशमेंट चेंज ह्यूमन बिहेवियर? एक बहुत ही रोचक और इनोवेटिव आर्टिकल आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसे ऑथर ने डीमोनेटाइजेशन से उपजे विवादों के परिप्रेक्ष्य में तैयार किया है। यह रहा वो आर्टिकल। आइए इसके एनालिसिस की ओर बढ़ें। The summary of this beautiful article, Can Punishment Change Human Behavior, which I believe has been written because of a lot of ethical debates that have sprung up in the context of demonetization, is punishment which generates shame alone, which is what entire modern legal system of India and the world largely is doing, has no long-lasting value. Punishment which can result in guilt can result in reparation and improvement in the system and the human being. ऐसी सजा जो केवल शर्मिंदगी लाए, उससे व्यक्ति और समाज अंतर्मुखी हो जाएगा, या व्यक्ति तो कम से कम हो ही जाएगा, तो जिससे समाज का कोई फायदा नहीं, और अपराध भाव पैदा करे तो उससे सुधार और हानि पूर्ति होती है। बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस तरह के आर्टिकल्स पढ़ते रहना चाहिए, आपको एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव मिलता है। अदरवाइज तो सब टेक्निकल हो तो कोई उसमें मतलब नहीं है। An amazing article that examines the role punishment plays in reforming human behavior in the context of demonetization. तो विमुद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से दंड एक रोल अदा करेगा भारतीय समाज में, यह लेख उस पर है। वेरी वेरी नाइसली रिटन। मोस्ट लीगल सिस्टम्स आर बाय नेचर रेट्रिब्यूटिव। अधिकांश न्यायिक व्यवस्थाएं अपने स्वरूप और प्रकृति में प्रतीकारात्मक होती हैं। रेट्रिब्यूटिव, बदला लेना। क्या प्रोसेस होती है? आइडेंटिफाई द गिल्टी, अकॉर्ड अ पनिशमेंट विच इज कंसिडर्ड प्रोपोर्शनल, जस्टिस इज डिलीवर्ड। दोषी की पहचान की जाए, उसको सजा जो आनुपातिक समझी जाए वो दे दी जाए, तो भाई न्याय हो गया।
देयर इज नो एफर्ट टू चेंज बिहेवियर इन अ लॉन्ग लास्टिंग मैनर। व्यवहार को लंबी या दीर्घावधि की दूरी में परिवर्तित किया जाए, ऐसा कोई प्रयास ही नहीं होता। 60 to 70% of jailed offenders in US और UK get rearrested in 3 years। तो इसका कोई प्रूफ है, ये जो दावा अभी पॉइंट 2 में किया गया? हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम में ऐसे लोग जो जेल जाकर आ चुके हैं उनमें से 60, 65, 70% 3 वर्ष में पुनः गिरफ्तार हो जाते हैं। इसका मतलब हमारी न्यायिक दंड व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो ही रही है। रिपीट क्राइम्स, जो बार बार अपराध होते हैं, होता यह है ऑफेंडर्स गेट इनोवेटिव टू अवॉइड पनिशमेंट्स। उसमें अपराधी सजा न मिले इसलिए व्यवहार सुधारने के बजाय नए नए तरीके अपनाने लगता है। गेटिंग कॉट डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ बिहेवियर बट चेंज इन द मेथड्स ऑफ कमिटिंग द क्राइम। यदि पकड़ा जाए तो वो ये नहीं बोलता व्यवहार सुधार लो, वो ये बोलता तरीके बदल लो। दैट इज अ वेरी सैड कमेंट्री ऑन द स्टेटस और द स्टेट ऑफ लीगल jurisprudence or criminal jurisprudence. Religion brings behavioral change because it uses repentance as an integral part of correction. फिर वो कहते हैं कि धर्म स्वभाव में परिवर्तन लाता है क्योंकि वो पश्चाताप का उपयोग सुधार के अभिन्न अंग के रूप में करता है। लीगल सिस्टम स्टॉप्स एट द गिल्टी प्ली, फोकस ऑन शेम एंड नॉट गिल्ट। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था दोषी दलील यानी आई प्लीड गिल्टी होता है ना, बल शर्मिंदगी महसूस कराने पर होता है, न कि अपराध भाव पर। सिक्स्थ, शेम, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो समरी है पूरे आर्टिकल की। शेम रिजल्ट्स इन विड्रॉल, शर्मिंदगी अंतर्मुखता लाती है। गिल्ट रिजल्ट्स इन रिपेरेशन। ये बहुत ही खूबसूरत बिंदु है। टुडे मोस्ट पनिशमेंट्स आर इकोनॉमिक इन नेचर, कैन पनिशमेंट्स बी रिवर्स ऑफ द रिवॉर्ड सॉट व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम? वेरी पावरफुल थॉट। आज अधिकांश सजाओं का स्वरूप आर्थिक है, क्या हम इसे बदलकर ऐसा करें कि सजा अपराध करते समय अपराधी जो पुरस्कार चाहता था उसका विलोम हो जाए? तभी तो वो डिस्करेज होगा भविष्य में। एंशिएंट और मिडिएवल टाइम्स हैड पब्लिक कन्फेशंस ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स। प्राचीन काल में और मध्य युगों में भी अक्सर जनता के सामने सार्वजनिक स्वीकृति करनी पड़ती थी। टुडे सब कुछ बंद है। आज तो सारे न्यायालय बंद हो जाते हैं, आम जनता तो देख ही नहीं सकती। कितने लोग देख सकते हैं, जगह कहां अंदर खड़े रहने की, उनका लाइव टेलीकास्ट भी नहीं होता। We need to reform our punishment systems using the latest knowledge. Focus on making the person commit to something, give in writing, give to significant people. Author एक बहुत ही concrete suggestion दे रहे हैं। दोषी व्यक्ति को कुछ प्रतिबद्धता करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, उससे लिखित में मांगा जाए और महत्वपूर्ण शक्तिशाली लोगों को वो दिया जाए जिससे उसके मन में डर हो कि मैंने ये क्या किया और अब मुझे नहीं करना है। और एक उदाहरण भी उन्होंने दिया है अमेरिकन प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स का, कोरियन युद्ध के समय। तो इस तरह से ये एक बहुत अलग प्रकार का आर्टिकल था जिसमें हमने देखने का प्रयास किया कि समाज और संस्कृति को हम दंड संहिता, खास तौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद उपजे सवालों के कंटेक्स्ट में कैसे देख सकते हैं। 2 पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे टाइप। इस लेख पर आधारित 2 निबंध स्वरूप के प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पहला, What are the specific failures of the modern criminal jurisprudence system? यानी आधुनिक अपराध न्याय प्रणाली की क्या क्या कमियां हमें ज्ञात हैं। सेकेंड, What can be a long-term solution to transform criminals? अपराधियों को दीर्घावधि में भीतर से बदलाव करने में मददगार हो, ऐसे क्या समाधान हो सकते हैं? Bodhi Bhasha, content and the site is now on. We are improving upon it slowly with every passing day. इसका भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा bhasha.bodhibooster.com पर जाकर। Easy, spontaneous and practical way of learning English. सरल सहज उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखें। Brought to you by PT Education and PT's IS Academy. For detailed learning, enroll in our Bodhi Booster Premium service separately. सब कुछ हिंदी में समानांतर उपलब्ध। आज के न्यूज का पीडीएफ और इसके अलावा भी और बहुत सी जानकारी news.bodhibooster पर जाके अवश्य पढ़ें और डाउनलोड कर लें। बोधि समाचारों के इस अंक में अब मुझे इजाजत दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। दिस इश्यू ऑफ प्रिसाइज एंड टाइम सेविंग बोधि न्यूज एंड एनालिसिस नाउ कम्स टू एन एंड। वी विल मीट वेरी सून। नमस्ते, जय हिंद।